नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे, जो आपको ऑनलाइन सामग्री प्रोवाइड की जा रही है। मैं ये उम्मीद रोज़ रोज़ करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। मेरे अलावा बाकी स्टाफ भी आपके लिए चीज़ें तैयार कर रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं। रही बात हमारी, तो हमें हिंदी की तीनों क्लासेज के 6 पेपर पढ़ने हैं। 3 आपको मैं पढ़ा रही हूँ, 3 आपको मैम पढ़ा रही हैं। बीए फाइनल में मैं फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ और फर्स्ट पेपर में मुझे 2 किताबें पढ़ानी है। एक किताब तो है आधुनिक काव्य संकलन और दूसरी किताब शंबूक, जो खंड काव्य है। खंड काव्य है इसलिए हमें प्रबंध काव्य भी पढ़ना है। हमारे सिलेबस में अगर खंड काव्य चलता है तो हमें प्रबंध काव्य जरूर पढ़ना पड़ेगा कि प्रबंध काव्य क्या है, इसके कितने भेद हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। उस क्रम में मैंने 1, 2, 3 वीडियो डाले थे। मैंने प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, गीति काव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, इनका स्वरूप और इनकी विशेषताएं, ये सारा मैं आपको करा चुकी हूँ पहले। कल के मेरे वीडियो में मैंने आपको आधुनिक काव्य संकलन से मैथिली शरण गुप्त, जो कि हमारा प्रथम पाठ है, उससे उनकी कविता पढ़ाई थी। मैथिली शरण गुप्त की कल मैंने कविता पढ़ाई थी निर्बल का बल, और उस कविता की व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ, विशेष सब करवाया था। आज इनकी दूसरी कविता, हमारी क्लास में 3 कविताएं चलती है, तो इनकी दूसरी कविता कुछ न पूछ मैंने गाया। इसमें गलत लिखा है, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया नाम आएगा। क्या आपकी किताब में छूटा हुआ है? ये मेन कविता मेरी पढ़ी हुई है, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, मैथिली शरण गुप्त, जो कि प्रथम राष्ट्र कवि के गौरव से विभूषित हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रमुख गांधीवादी कवियों में गिने जाते हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त का प्रतिनिधि महाकाव्य है और आधुनिक काल का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। बार बार बताती रहती हूँ, आधुनिक काल या खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, और साकेत दूसरा महत्वपूर्ण महाकाव्य जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इस कविता की बात अब हम करेंगे तो ये इन महाकाव्यों से ली गई नहीं है, ये इनकी मुक्तक कविता है। पहले तो मैं इस कविता का पाठ करूंगी आपके सामने। मुक्तक कविता को तो सिर्फ सस्वर पाठ कर सकते हैं, इसके लय सुर ताल अलग होते हैं। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, बतला की क्या गंवाया, जो तेरा अनुशासन पाया मैंने शीश नवाया। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न पाया, मैं इतना ही कह सकता हूँ जो कुछ जी में आया। जैसा वायु बहा वैसा ही वेणु रंध्र रव छाया, जैसा धक्का लगा लहर ने वैसा ही बल खाया। जब तक रही अर्थ की मन में मोह कारिणी माया, तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया। नाची कितने नाच न जाने कठपुतली सी काया, मिटी न तृष्णा मिला न जीवन बहुते रे मुँह बाया। अर्थ भूलकर इसीलिए अब ध्वनि के पीछे धाया, दूर किए सब बाजे गाजे ढूह ढोंग का ढाया। हित तंत्री का तार मिले तो स्वर हो सरस समाया, और समझ जाऊं फिर मैं भी यह मैंने है गाया। तो यह जीवन और संसार या जिंदगी या अपना कार्य क्षेत्र, कार्यकलाप, अपना टेन्योर, अपनी लाइफ, आप इसको कुछ भी कह दीजिए, उससे रिलेट करती हुई कविता है। मारवाड़ी में एक कहावत है, भूल गया राम नाम भूल गया जकड़ी, 3 नाम याद है नून तेल लकड़ी। यानी ईश्वर भजन भी भूल गए, और जकड़ी यानी गीत गजल की कड़ी में एक लोक गायन की शैली है, पंक्तियों को आपस में जोड़ा रहता है। हुआ कुछ नहीं, आदमी आए थे हरि भजन को, ओट न लगे कपास, करने कुछ और चलते फिर करने कुछ और लगते। लेकिन जिस दिन इन भावनाओं से इंसान ऊपर उठ जाता है, जिस दिन उसको महसूस होता है
कि वो यूं ही जी रहा था, उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, उसने परमार्थ के लिए नहीं किया, उसने संसार के लिए, लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। वानप्रस्थ की भावना कह सकते हैं कि जब उसमें घिर जाए तब वो उस रैट रेस से, उस चूहा दौड़ से बाहर आता है, उस भागम भाग से बाहर भी आता है, उस चक्रव्यूह से निकल आता है और तब वो शुरू करता है सच्चे आनंद की खोज करना, सच्चे आनंद के लिए काम करना। तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति दोनों एक ही साथ इस कविता में कवि ने बताई है कि कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। दोस्तों से कवि कहना चाह रहे हैं या अपने पाठकों से या अपने प्रिय मित्रों से, अंतरंग मित्रों से, जिसने कदाचित ये प्रश्न किया हो कि भला दोस्त तुमने अब तक क्या किया, तो कवि उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न इंगित नहीं है, प्रश्न को महसूस करना है और कवि उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई मत पूछ। जैसे कोई हमसे पूछे क्या बात हुआ आज, क्या बात हुई, इतने उदास हो। यशोदास का गाया हुआ गाना भी हमने सुना है, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। तो वैसी सी बात है, पूछने वाले का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन बताने वाले के माध्यम से पता चल रहा है कि कुछ पूछा गया है। कुछ ना पूछ मैंने क्या गाया, मुझसे मत पूछो मैंने क्या गाया। बतला कि क्या गवाया, मुझे तो ये बताओ कि इस खोने और पाने के चक्कर में पाया तो छोड़ो, मैंने खोया क्या है, गंवा क्या दिया। जो तेरा अनुशासन पाया मैंने शीश नवाया। कभी जीवन को मुखातिब होकर, जीवन से आमने सामने होते हुए कहते हैं कि जो तेरा आदेश था, जो तेरा अनुशासन था, उसको मैंने सर नवा के पूरा किया। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ ना पाया। इंसान इतना परेशान हो जाता है, आपाधापियाँ, भाग दौड़, जिम्मेदारियाँ, दुख तकलीफ, चिंताएं, घुटन और आधुनिक मानव में तो अजनबियत, परायापन, खालीपन की भावना ऐसा कर देती है कि वो घिर जाता है चारों तरफ। तो मतलब भी नहीं समझता कि उसके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही हैं और इनका निस्तारण कैसे होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो कुछ जी में आया, जैसी वायु बहा वैसा ही वेणु रंध्र न पाया। कवि कहते हैं कि मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने वो जरूर किया जो मेरे जी में आया। भावनाओं के उद्वेलन में मैंने वो सब कुछ किया जो मेरे जी में आया। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैं आपको मैं शैली में समझाती हूँ। कभी भी व्याख्या में मैं शैली का प्रयोग नहीं होगा। मैडम बोलना उनको थोड़ा। मैं, तुम, आप, हम, इसका इस्तेमाल हम व्याख्या में नहीं करेंगे। व्याख्या में हम क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष में वह, उनका, उन्होंने, उनके लिए इत्यादि। यानी पुरुष 3 होते हैं व्याकरण में, स्त्रियाँ भी उसी में शामिल है। ये अलग प्रश्न है कि व्याकरण में बहुत सुधार की गुंजाइश है अभी। तो 3 पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम को उत्तम पुरुष भी कहते हैं और तीसरा अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन। व्याख्या करते समय हमेशा थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है। जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो उसमें हवा जिस तरह से छोड़ते हैं, फूंक जैसे मारते हैं, स्वर वैसे ही निकलते हैं। तो जीवन ने जैसे थपेड़े दिए, जैसे आदेश दिए, जैसा संचालन किया, वैसा कभी चलता रहा। जैसा धक्का लगा लहर ने वैसा ही बल खाया। लहरों को जैसे थपेड़े मिलते रहे, नाव को जैसे थपेड़े लहरों से मिलते रहे, वैसे वैसे नाव आगे बढ़ती रही। जब तक रही अर्थ के मन में मोह कारिणी माया, तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको पाया। अर्थ, पैसे की, धन की, ऐश्वर्य की लालसा तब तक रही, कभी विस्मृत नहीं हो सके। देखो, विस्मरण भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अपने आप से ऊपर उठ जाना तब होता है जब लालसाएं मिट गई हो, कामनाएं समाप्त हो गई हो। नाची कितने नाच न जाने, कठपुतली सिखाया। ये भाव विभोर कर देने वाली पंक्तियों में से। जीवन हमें नचाता है, जीवन हमें नचाता है अपनी उंगलियों पे। जैसे कठपुतली की जो डोर है वो खेल दिखाने वाले के हाथ में होती है, ठीक उसी प्रकार जो इंसान है उसकी डोर जिंदगी रूपी कलाकार के हाथ में है
और इंसान की सांसें, इंसान की दिनचर्या, इंसान के कार्यकलाप कठपुतली की तरह उसके इशारे पे नाचते हैं। मिटी न तृष्णा मिला न जीवन, बहु तेरे मुँह बाया। प्यास नहीं मिटी, जिंदगी नहीं मिली, बहु तेरे प्रयास किए। मुँह बाया यानी कैसे कैसी चीज़ों के आस्वादन के लिए मुँह खोलता रहा। मुँह खोलना अभिधा में है, मुँह खोल दिया हमने, पानी की बूंद के लिए मुँह खोला। लेकिन व्यंजना में हम कहेंगे कि इच्छाएं करते रहे, ये मिल जाए वो मिल जाए, बहुत तरीके से मुँह बाया, बहुत तरीके से चाहा, बहुत तरीके से कोशिश की, लेकिन तृष्णा नहीं मिटी, प्यास नहीं बुझी, अर्थ भूलकर इसीलिए ध्वनि के पीछे धाया। किसी गाने में जब हम कोई अर्थ ढूंढते हैं तो हम ध्वनि को नहीं सुनते, हम एक एक चीज़ पता करने लगते हैं। लेकिन जब हम किसी गाने की टोन पसंद करते हैं, उसका ट्रीटमेंट, उसका गाने का जो धुन है, रिदम है, लय सुर ताल है, तो बहुत बार हम ध्वनि के उसके पीछे अपने आप का विस्मरण कर देते हैं और हम अर्थ को भूल जाते हैं। बहुत से गाने ऐसे होते हैं जिनके शब्दों पे जाएंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, लेकिन आप धुन के पीछे बावले हो जाओ तो आप बिल्कुल अपने को खो दोगे, आप नाचने लग जाओगे। ये मेन चीज़ है। अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त के पीछे भागने के बजाय अमूर्त के पीछे भागने लग गए बाद में कवि। दूर किए सब बाजे गाजे, ढूंढ ढूंढ का खाया। सब बाजे गाजे दूर कर दिए, सब रौनकें, भीड़ भाड़, मस्तियाँ, पार्टियाँ, शोर शराबा, जितनी भी चीज़ें हुल्लड़बाजी में आ सकती थी, भीड़ भाड़ के रूप में आ सकती थी, कभी उनसे दूर हो गए। ढू है ढोंग का ढाया, ढ शब्द की पुनरावृत्ति है, ढ अक्षर की, यह अनुप्रास अलंकार है। ढोह का ढूंग ढा दिया यानी नकली जिंदगी के किले को ध्वस्त कर दिया, बनावट के किले को ध्वस्त कर दिया, नकली जिंदगी से बाहर आ गए। पूरी प्राकृतिक जिंदगी अपनी सच्चाई के साथ में अपने भीतर के होशो हवास को कवि ने प्राप्त कर लिया। फिर तंत्री का तार मिले तो स्वर हो सरस समाया। फिर तंत्री, कलेजे का तार, दिल का भाव, मनोभावना, आपस में एक से दूसरे के दिल तक बात पहुंचने की मूक स्थिति वो आ जाए तो स्वर हो सरस सवाया। जो हम गाते हैं वो न सिर्फ सरस हो जाता बल्कि सवाया हो जाता है, उसकी सरसता बढ़ जाती है, उसका आनंद द्विगुणित हो जाता है। और समझ जाऊं फिर मैं भी यह मैंने है गाया, और फिर मैं कह सकता हूँ ऐसी ज़िंदगी जब जीने लगूं कि हाँ यह मैंने गाया है। जब बनावट की ज़िंदगी को छोड़ के सच्चाई और उसूलों की ज़िंदगी पे चलने लगेंगे तब आश्चर्य नहीं होगा, तब कह पाएंगे, क्योंकि तब अनुभूति हो जाएगी कि हाँ ये जिया है। यहाँ पर कवि ने जीवन में कर्तव्यों के पालन, जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह और उसके पश्चात मिली हुई नीरस जिंदगी की चर्चा करने के बाद में उस जिंदगी की चर्चा की है जो जिम्मेदारियों से ऊपर उठ के अपनी स्वाभाविक जिंदगी को जीते हुए इंसान प्राप्त करता है। हम जब तक दूसरों के लिए ही करते हैं, दूसरे इस सेंस में कि कोल्हू का बैल बने रहते हैं, तब तक हम आनंद की अनुभूति से वंचित रहते हैं। कर्तव्यों का पालन भी इस तरह हो कि हम स्वानुभूति भी साथ में ले रहे हैं, तब उसका आनंद अलग ही होता है। कवि ने समस्त आडंबरों को छोड़कर प्राकृतिक रूप से रहने को महत्व दिया है। बार बार वो इस बात पे महत्व दे रहे हैं कि ये जो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, उन्होंने हमारा इतना दिया, हम इनको ये देंगे, ये सब छोड़ देना चाहिए। तब जीवन में सहजता आती है। और सबसे सही बात है कि दो चीज़ें अभी हमारे जीवन में दुर्लभ है, सुकून और सहजता। सहजता रहेगी तो सुकून आएगा, असहज जिएंगे, बनावटी जिएंगे तो सुकून नहीं होगा, बराबरी का एक मिथ्या अभिमान हो सकता है। तो ये हमारी कविता का भावार्थ था। अगर इससे बड़ा प्रश्न आए तो 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर वही होगा जो मैंने व्याख्या में बताया है। कवि का संदेश आज के मानव की विडंबना, आज के मानव के सुख दुख, साथ में कलागत विशेषताएं, भावगत विशेषताओं में तो कंटेंट आएगा,
कहना क्या चाहते हैं, विषय वस्तु आएगी और विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका वो कलागत विशेषता में आएगी। इसमें सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये श्रुत्यनुप्रास वृत्त्यनुप्रास में भी है। जीवन और इंसान के आपसी तालमेल और बिगड़े हुए तालमेल को व्यक्त करने वाली कविता है। इससे अगर 2 नंबर का प्रश्न आए कि पूछना मैंने क्या गाया, तो वो कविता किसने लिखी है, वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त क्या कहना चाहते हैं, तो इस कविता में वो आधुनिक मानव की त्रासदी को व्यक्त करना चाहते हैं, उसके बनावटी जीवन की विडंबना को व्यक्त करना चाहते हैं। इसकी व्याख्या है तो प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष 4 सोपान 4 चरण से हमें गुजरना पड़ेगा। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता कुछ न पूछ मैंने क्या गाया से उद्धृत है। संदर्भ में इस चीज़ में हमें 2 बात ध्यान रखनी पड़ती है। संदर्भ में एक तो या तो ये बताना पड़ता है कि इसके पहले क्या कहा गया था जिस वजह से ये बात की गई, यानी पूर्व कथन, पूर्व बातों को याद रखना पड़ता है। लेकिन मुक्तक कविताओं में, छोटी कविताओं में ऐसी स्थिति नहीं होती, तो फिर वहाँ हमें ये बताना पड़ता है कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद व्याख्या के लिए पंक्तियाँ हमारे सामने होंगी। प्रश्न पत्र में हमें गद्यांश पद्यांश लिखा मिलेगा, वहाँ पर हम उसको देख करके लिख सकते हैं, हमारे पास सुविधा है। और उसमें हमें करना क्या है कि हम शब्द बदलेंगे, भाव नहीं बदलेंगे, अर्थ नहीं बदलेंगे और उसको स्पष्ट करेंगे, अपने शब्दों में स्पष्ट करना ही व्याख्या है। उसके बाद विशेष में कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं, 1 नंबर। हमने इससे क्या ग्रहण किया, 2 नंबर। हालांकि निकला सब कविता सही है, लेकिन ये एक टेक्निक है, तरीका है। भाषा कैसी है और शैली कैसी है, तो इस कविता में कवि अपने जीवन को पाठकों के साथ एक प्रकार से बांटना चाहते हैं, जीवन को के अनुभव बताना चाहते हैं। दूसरा, हमने इस कविता के माध्यम से पाया कि बनावटी जिंदगी में आनंद नहीं है, जब सहज जीने लगते हैं तो जीवन में सुख आता है। जीवन की सार्थकता के लिए जरूरी है कि हम उसका अर्थ ढूंढें और सहज जिए, कृत्रिमता भूल जाए। भाषा इसकी सरल है, सहज है, प्रवाहमयी है, समझ में आने लायक है, संप्रेषणीयता के गुणों से युक्त है। और शैली इसमें प्रबोधात्मक है, शैली संदेशात्मक है, लोगों को मुखातिब होकर कैसे जिया जाए, हाउ टू लीड योर लाइफ, यह बताती है। इस प्रकार से हमने इस कविता का आज काम किया, काम तमाम नहीं कर दिया है, काम कर लिया है। इस कविता से हमें जो प्रश्न मिलेंगे और जिनका उत्तर देना है, जिस तरह से देना है, वो आज हमने किया। और अगले दिन हम अगली कविता पे बात करेंगे।